हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम मैनियाक्स। और मेरा नाम है कृष्णा यादव। इसके पहले हम लोग ने 6 चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी बना के हमारे चैनल्स पे डाल दिए हैं। अगर आपने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक्स दिए गए हैं, आप वहाँ जाके इस बाकी जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 7 का फंडामेंटल राइट्स है, राइट। और आप सबको ये भी पता होगा कि जो फंडामेंटल राइट चैप्टर है ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर ईयर में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंपल्सरीली मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस। और ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक वर्ड्स का कुछ डिफरेंट मीनिंग निकलता है, राइट। जैसे कि सिर्फ अगर आप उसको बुक में पढ़ोगे तो आप उतना ज़्यादा नहीं समझ पाओगे। अगर आप वीडियोस को देखोगे तो मैं इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है और आपको देखने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। तो ये एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 7, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग इसमें देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट किसको बोलते हैं, लॉ कंसिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टाइप्स एंड स्कोप्स एंड आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो इसमें हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं बेसिकली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है क्या। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी होता है। हमारे पास एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के राइट्स होते हैं, राइट। बेसिकली तीन टाइप के राइट्स होते हैं। वो हैं आपके, पहला है आपका लीगल राइट, दूसरा है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और तीसरा है आपका फंडामेंटल राइट्स, राइट। लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट। अब ये तीन राइट में से जो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये दोनों ही आपको बेसिकली बोथ आर सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके अलावा सब कुछ सेम है। यानी कि जो लीगल राइट है और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्रोसीजर के थ्रू, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी लीगल प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। आपका जो जैसे कि आपने कोई सिविल मैटर्स हो गए या फिर आपको जैसे ऐसे बहुत सारे, जैसे आपकी प्रॉपर्टी राइट हो गई या आपका कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आपका जो प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लीगली एक कानून के थ्रू आपको मिलता है, उसको हम लोग लीगल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको कोई राइट्स मिलता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको कोई राइट मिलता है, राइट। तो उसमें अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका वोटिंग राइट्स है, जो वोटिंग राइट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट। लेकिन दोनों ही देखा जाए तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोथ आर सेम, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस के साथ ये दोनों ही सेम है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है ये दोनों ही राइट से डिफरेंट है। जो फंडामेंटल राइट है आपका ये दोनों ही राइट से डिफरेंस है। कैसे? कि ये जो दोनों राइट्स है ये आपके ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल को इफेक्ट पहुंचाते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स इट इज सिर्फ किसके लिए है, ये इंडिविजुअल के लिए, राइट। क्यों इंडिविजुअल के लिए? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंडिविजुअल को डेवलप करता है, जबकि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सोसाइटी, ये पूरे के पूरे सोसाइटी या समाज को डेवलप करते हैं, राइट। लेकिन एक इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। व्हाई? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स गिव द चांस टू द पर्सन टू डेवलप प्रॉपरली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को बोलने की आज़ादी ना दी जाए, सोचने की आज़ादी ना दी जाए, ठीक है, अपने हिसाब से प्रोफेशन चुनने की आज़ादी ना दी जाए, तो एक स्लेव से अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, राइट।
यानी कि वो दूसरा कोई जैसा बोलता है वैसा ही बोले, दूसरा कोई जैसा सोचता है वैसा ही सोचे, और वो दूसरा कोई जो चाहता है वो प्रोफेशन वो चूज़ करे, तो आप समझ सकते हो इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट ही मस्ट बी अ स्लेव, राइट। इसीलिए किसी को स्लेव ना बनाया जाए, यानी कहने का मतलब है कि हर इंसान का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो, इसलिए फंडामेंटल राइट्स होता है, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, जबकि लीगल राइट्स इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन या सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एक पर्सन के लिए एज अ पर्सन वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट है ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में और आर्टिकल नंबर 12 to 35 तक है, मेंशन्ड है 12 to 35, और हम लोग इसको पूरी डिटेल में एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है ये हम लोग ने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। क्यों? क्योंकि जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उनको सामने ऑप्शन आया कि हमें भी एक देश बनाना चाहिए, तो उन्होंने देखा कि अमेरिका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, उनके पास बहुत सारे राइट्स थे, राइट। तो ये पाया गया कि जब अगर आप लोगों को राइट्स दोगे, उनको डेवलप करने का चांस दोगे, तो वो आप पूरे खुद भी डेवलप होंगे और आपके देश को भी डेवलप करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए, राइट। और इसी फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, राइट। क्यों मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैग्ना कार्टा वो लेटर था जिसमें पहली बार आम जनता को राजा से कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले थे, राइट। कुछ राइट्स मिले थे, इसीलिए इसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है, राइट। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स का जो गारंटर है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज ए गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट। एक्चुअली जो आपको फंडामेंटल राइट्स देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉन लिविंग थिंग होने के कारण अभी अपना बचाव खुद नहीं कर सकता, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो क्या होता है, इसका एक प्रोटेक्शन, एक गार्जियन है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडियन पीपल को, इंडियन सिटीजन को फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है। ये गारंटी देता है कि सभी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यही रीज़न है क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ए गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। They uphold equality of all the individuals, the dignity of all the individuals, the large public interest and the unity of the one nation। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? The Constitution provides for 7 fundamental rights। Actually Constitution पहले 7 fundamental rights provide करता था, लेकिन उसमें से कुछ कम हो गए। आगे देखते हैं, देख लेते हैं पहले फंडामेंटल राइट क्या है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट थे। जो फंडामेंटल राइट थे, पहले राइट टू इक्वालिटी था, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे आगे स्पीच नहीं लिखा, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 और 22 तक है, ठीक है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है आपको आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक है। चौथा फंडामेंटल राइट है। पांचवा फंडामेंटल राइट है आपका एजुकेशनल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आपके कल्चर और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। और जो 6th फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जबकि मैंने ऊपर बताया था कि जो आपका एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल नंबर 31 में था, उसको अब फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है, वो अब क्या बन गया है, लीगल राइट बन गया। जैसे कि पहले जो प्रॉपर्टी का राइट हुआ करता था, प्रॉपर्टी का जो राइट हुआ करता था वो आपका क्या था, फंडामेंटल राइट था, और वो कहाँ पे था, आर्टिकल नंबर 31 में मेंशन था। लेकिन हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1953 में लैंड रिफॉर्म बिल लाया था, लैंड रिफॉर्म बिल लाया था, तो उस टाइम पे पंजाब के में एक बिजनेसमैन जिनका नाम गोलकनाथ था, शायद आपने सुना होगा गोलकनाथ केस में क्या हुआ था कि 1953 में गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म बिल लाया था। इस लैंड रिफॉर्म बिल में ये बोला गया था कि हर इंसान के पास, एक इंडिविजुअल के इंसान के पास
30 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं रह सकती, यानी कि एक इंसान अपने नाम पे 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। ऐसा इसलिए किया गया था कि हमारे इंडिया में लैंड को लेके रिफॉर्म्स लाना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंडलेस पीपल बहुत ज़्यादा थे और ज़मींदारी सिस्टम की वजह से जो पहले उस किसान उस जगह का मालिक होता था, ज़मींदारी सिस्टम आने की वजह से वो क्या बन गया था, वहाँ पे स्लेव बन गया था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि सभी को उनकी ज़मीन मिले और जो हमारे यहाँ पे गरीबी है वो कम हो, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बिल लाया और ये बिल लाते ही ये बोला गया कि कोई भी बंदा, कोई भी एक इंडिविजुअल कभी भी अपने पास उसके नाम से 30 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा की ज़मीन है तो वो ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो जाएगी, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ले लेगा और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा लैंडलेस पीपल के बीच में, अंडरस्टैंड। इसी में क्या हुआ, जो गोलकनाथ है पंजाब के रहने वाले थे और उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 500 एकड़ की ज़मीन थी, राइट। और रातों रात 470 एकड़ की ज़मीन उनकी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। इस बात को देखते हुए गोलकनाथ केस क्या किए, सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने क्या बोला कि ज़मीन मेरी प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करे, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे छीन ले, ठीक है। इस बात केस चला और वो केस गोलकनाथ जीत गए, ठीक है। गोलकनाथ जीत गए और गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फंडामेंटल राइट पे वायलेशन नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट को ये बात बोलते ना कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। वो केस लंबा चला, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1978 में। और फंडामेंटल जो राइट था, इस प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 31 के हिसाब से, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया और अब उसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट, और उसको आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया है, ठीक है। उसको कहाँ रखा गया है, आर्टिकल नंबर 300A के में रखा गया है। एबल टू ऑल पर्सन विद देयर सिटीजन, फॉरेनर और लीगल पर्सन। देखो, जैसे कि हम लोग ने सिटीजनशिप चैप्टर में पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है, ये एक्चुअली कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। फॉरेनर दोनों के लिए होते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं। ये दिस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, इट इज़ नॉट फॉर द फॉरेनर्स, राइट। क्योंकि जैसे सिटीजनशिप में हम लोग ने पढ़ा था कि इंडिया में इंडियन सिटीजन तो रहते हैं प्लस फॉरेनर भी इंडिया में रहते हैं, और वो फॉरेनर को भी हम लोग ने कैटेगराइज किया था। उनको क्या बोला जाता है, फॉरेनर को एलियन बोला जाता है, और फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन वो होते हैं जिनकी कंट्री के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, जो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। और एनिमी एलियंस वो होते हैं जिसकी कंट्री के साथ हमारा डिस्प्यूट होता है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, आपके इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। अब हम लोग और कुछ फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का। जैसे कि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब क्या है कि जो आपका फंडामेंटल राइट है वो उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे को आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19 में ए में, राइट। उसमें बोला गया है राइट टू स्पीक, आपके पास राइट है बोलने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चलते फिरते किसी को गाली देने लगो, ठीक है, और आप उसको ये बोलो कि मेरे पास आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू फंडामेंटल राइट है, नहीं। जैसे कि आपका जो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आपका जो फंडामेंटल राइट है एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उसके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, यानी इसको बोलते हैं लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस। लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि आपका जो राइट टू स्पीक है तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है। राइट टू मूव है तो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में मूव नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। सो ये सब चीज़ें वहाँ पे लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट आर नॉट परमानेंट। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो फंडामेंटल राइट है परमानेंट नहीं है। अगर इंडिया में या देश में इमरजेंसी लगती है तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स आर लिबरल नॉट फ्रीडम। जैसे कि मैंने पहले वाले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में या फिर आपके जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बताया था कि डिफरेंस बिटवीन लिबरल एंड फ्रीडम। लिबरलिटी में क्या होता है, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि फ्रीडम में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट लिबरल है ना कि फ्रीडम है आपके लिए, ठीक है। और जैसा कि अगर हम लोग आगे देखेंगे, आप में से कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं और कुछ फंडामेंटल जो राइट है वो निगेटिव नेचर के, एंड दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कभी भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो वो आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज अ गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट। इसमें देखते हैं आर्टिकल नंबर 12। जैसे कि हम लोग देखा जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक है। तो उसमें से जो पहला है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 एक्चुअली स्टेट क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं। इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि स्टेट क्या होता है। जैसे कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो उसके पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिटी है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कोई आइलैंड, कोई जगह को हम लोग स्टेट कब बोलते हैं। तो मैंने उसमें बताया है कि बेसिकली 4 कंडीशन अगर कोई एरिया पूरा कंप्लीट फुलफिल करता है तो वो स्टेट माना जाता है। फॉर एग्जांपल उसके पास एक अपना खुद का फिक्स जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, दूसरा उसके बाद अपना खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तीसरा उसकी खुद की एक फिक्स सिटीजन होने चाहिए, और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो एरिया सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन का मतलब अपना डिसीजन खुद लेने वाला, वो किसी और के डिसीजन पर अपना डिसीजन ना ले, अंडरस्टैंड। तो ये 4 चीज़ें जिस भी एरिया में होंगी उसको स्टेट बोलेंगे। देखो हमारे लिए स्टेट का मतलब महाराष्ट्र, गुजरात ऐसा होता है, लेकिन स्टेट का एक ब्रॉडर मीनिंग भी होता है। जैसे कि इंडिया भी एक स्टेट ही है। जैसे कि फॉरेनर अगर हम लोग को इंडिकेट करेंगे तो दे विल कॉल इंडियन स्टेट, दे विल नॉट कॉल्ड इंडिया एज अ कंट्री, राइट, बिकॉज हर एक कंट्री अपने आप में क्या है, एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेट का डेफिनेशन बताया जा रहा है वो इसीलिए बताया जा रहा है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो, द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन अ डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स, हेंस आर्टिकल नंबर 20 हैज डिफाइंड द टर्म्स ऑफ पर्पस ऑफ इन पार्ट 3। यहाँ पे देखो जब स्टेट बोला जाता है तो कभी कभी गवर्नमेंट की बात की जाती है, इंडियन स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहने का मतलब है जो स्टेट वर्ड है इसका डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मीनिंग निकलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इंडियन स्टेट हैज़ टेकन द डिसीजन, तो यहाँ पे क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट हैज़ टेकन द डिसीजन, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा बात स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, दैट इज, और एक स्टेट की बात करें तो जैसे आपका महाराष्ट्र स्टेट होगा। महाराष्ट्र स्टेट मतलब क्या, महाराष्ट्र स्टेट का मतलब महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव और महाराष्ट्र की एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेट। ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट, इसको भी कभी कभी क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको भी आप बोल सकते हो कि थाने स्टेट का ही है, ठीक है, या फिर ये पर्टिकुलर एरिया का है, अंडरस्टैंड। इस तरह से क्या होता है, स्टेट होता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं। तो वो था आर्टिकल नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर मैं बोलूं कि आर्टिकल नंबर 13 एक बेसिक पिलर है, बेसिक पिलर यानी कि हमारे जो डेमोक्रेसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल नंबर 13, जिसको बोलते हैं माइलस्टोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, पार्लियामेंट जो लॉ बना रहा है उसको रिव्यू कर सके, यानी कि फिर से री एग्जामिन कर सके, रिव्यू कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू क्यों करेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज अ गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है, तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि कहीं पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ ना बना दे जिससे कि हमारा डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकले।
इसलिए जो भी पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ बनाती है, उस लॉ को स्क्रूटिनी या री एग्जामिन करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है, आर्टिकल नंबर 13 के थ्रू, बिकॉज आर्टिकल नंबर 13 गिव्स द पावर टू सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू और रीचेक द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और इसके अलावा इफ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लॉ बना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में नहीं है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, या ये हमारी डेमोक्रेसी की किसी भी तरह से खतरा पहुंचा सकता है, तो ऐसे बनाए हुए लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है। राइट, अब आपको समझ में आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ इसको रिव्यू कर सकता है, बल्कि ऐसे लॉ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो या इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो, उनको लर्न एंड वॉइड भी करने का पावर रखता है। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या करता है, बेसिकली पार्लियामेंट को ऑटोक्रेट से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर देके रखा है, और आर्टिकल नंबर 13 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमेशा क्या करता है कि उस लेजिस्लेटिव पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी माना है, ये ध्यान में रखना। बेसिक स्ट्रक्चर, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अब इतना ध्यान में रखना, आर्टिकल नंबर 13 को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के लिस्ट में रखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 13। कम टू द आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक आपका फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक है, इसमें हम लोग एक एक करके सारे आर्टिकल्स देखेंगे। लेकिन ये पूरे के पूरे जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 है, इनका एक ग्रुप का नाम है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि आप इसको एक फंडामेंटल राइट कंसिडर करेंगे कि राइट टू इक्वालिटी, की एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, अब इक्वालिटी में देखते हैं कौन कौन सा इक्वालिटी है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, फिर चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, सभी के लिए जो कानून है वो बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में ये भी बोला गया है कि सभी को जो लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जो लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ना सिर्फ किसी बोलते ना कि सिलेक्टेड पर्सन्स के लिए अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन, यानी कि सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बराबर हैं और सभी को कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 14। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आपका जो फंडामेंटल राइट है वो पूरी तरफ से एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट है इसका मतलब नहीं चला जा सकता है, ना ही कोई कोर्ट उनको समन कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही गवर्नर के लिए भी होता है कि अगर गवर्नर अपनी कुर्सी पे बैठा है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी केस नहीं चलाया जा सकता है। ये एक्चुअली यहाँ पे रेपुटेशन और हमारे इंडिया का रेपुटेशन प्लस दूसरी बात क्या है कि आपके जो प्रेसिडेंट या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डिज्यूरी है, यानी कि नाम के हेड है, काम का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर और लेकिन जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बनते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होते हैं, सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। तो होता क्या है कभी कभी कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हमारा इमेज खराब होता है या फिर कुछ गलत चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए उनको क्या किया गया है, इन चीज़ों से एग्जम्पशंस दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 15 में जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई फॉरेनर आता है तो फॉरेनर के साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्यों फॉरेनर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, बिकॉज उसका जो बर्थ प्लेस है, उसका जो सिटीजनशिप है वो किसी और कंट्री का है, वो यहाँ पे आए। एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप लाल किले में जाते हो तो वहाँ पे अगर आप इंडियन हो तो आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं लाल किले को देखने के लिए, लेकिन अगर कोई फॉरेनर है तो ही हैज़ टू पे और शी हैज़ टू पे 500 रुपीज़ टू एंटर इनटू द रेड फोर्ट। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि जो आर्टिकल नंबर 15 है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ये किसी भी तरह से फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि आर्टिकल नंबर 15 में ये इक्वालिटी की बात की गई है रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हर आर्टिकल का जो फंडामेंटल राइट होता है उससे कोई एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कास्टिज्म यानी कि रिजर्वेशन करते हैं।
ठीक है। वुमेंस एंड मेंस में वुमेंस को कम बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी देते हैं, जबकि मेंस को कम प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब कैसा है, वुमेंस के लिए सीट रिजर्व किए जाते हैं, मेंस के लिए सीट रिजर्व नहीं किए जाते हैं, ठीक है। वुमेंस के लिए आपका स्कूल, ट्रेन, बसेस हर जगह पे सीट अवेलेबल होती है। वुमेन को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती है, जबकि मैन को कुछ भी नहीं दिया जाता है। क्या आप इसको आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन मानते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वुमेंस, जो वुमेन्स हैं और जो आपके लोअर अपना SC STs हैं, यानी कि हाई लोअर कास्ट के लोग हैं, वो लोगों को ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा चुका है कि आज वो बराबरी, आज जो है वो बराबरी नहीं कर पाते। तो उनको बराबरी यानी कि इक्वालिटी पे लाने के लिए उनको ये रिजर्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये किसी भी तरह से हमारे किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनको पहले लेवल में लाइए, फिर उसके बाद कंपटीशन करवाइए। अगर कोई बहुत ज़्यादा नीचे है और आप बोलोगे कि नहीं उसको इक्वलिटी में लेवल में लाके कंपटीशन करवाएंगे, तो वो हार जाएगा, ठीक है, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये किया गया है कि ऐसे लोगों को यहाँ पे, ठीक है, उसके अगेंस्ट में FIR लॉन्च की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल नंबर 17 के थ्रू किसी एक बंदे का क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 का बोलने का मतलब ये है, सुनो, पहले क्या होता था, बहुत सारे जो जमींदार होते थे या बिजनेसमैन होते थे, वो क्या करते थे, जब हम इंडिया में अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, इंग्लिश मैन को भी वो लोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। इससे खुश होकर अंग्रेज क्या करते थे, उनको अपने साइड में रखने के लिए उनको एक सफिक्स दे देते थे, जैसे कि राज साहब, राजा साहब, राय बहादुर, ठीक है, ऐसे कुछ सफिक्स दे दिए जाते थे। और वो जो सफिक्स होते थे, वो जो राजा होते थे वो अपने नाम के सामने लगा लेते थे। इससे क्या होता था कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता था। वो सफिक्स लगाने के बाद जो एक किंग होते थे या किंग के जो बच्चे होते थे, वो सोचते थे कि वी आर द सुपीरियर, हम सुपीरियर हैं और बाकी सब क्या है, इन्फीरियर है। और इसीलिए वो क्या बोलते थे कि जहाँ हम बैठेंगे वहाँ पे आम जनता के लोग नहीं बैठ सकते, उनको नीचे बैठना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो टाइटल है, इसका इस्तेमाल करके सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैलाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अपने फंडामेंटल राइट्स में ही साफ साफ बोल दिया गया है कि कोई भी अपने नाम के सामने सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने बोला, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी भी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है मतलब इसमें भी कुछ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ये लगे हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अपना एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्टेशन, इसमें आप देखोगे अगर कोई किसी ने डॉक्टरी की है, सपोज करो किसी ने क्या किया, डॉक्टरी किया है, PhD किया है, राइट, ये राइट्स दिए हैं। ये सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 के ही राइट्स है, राइट। जैसे कि पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हर इंसान को, यहाँ पे रहने वाला हर इंसान को उसको सोचने की और अपनी बातों को रखने का, उनको एक्सप्रेस करने का पूरा फंडामेंटल राइट्स दिया है। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दो, आपका किसी और की बात अच्छी नहीं लगी तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, उसके अगेंस्ट में बोल सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में बोल सकते हो। क्यों ऐसा आप बोल सकते हो? बिकॉज यहाँ पे आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकते हो। अब सोच में चाहे कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है गवर्नमेंट अच्छी लगती हो, वो गवर्नमेंट अच्छी ना लगती हो, तो अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन आपको सोचने का भी पूरा राइट है इस पर्टिकुलर इसके थ्रू, और आपको उसको एक्सप्रेस करने का भी राइट है। आप सोशल मीडिया पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रिंट मीडिया पे, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से इंसान सोचने, समझने और अपनी बातों को रखने का उसके पास गुण आता है। तो फंडामेंटल राइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है, टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। डिस्प्यूट्स हैं जो नए बिल के साथ, तो उनको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से उनके पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19B के थ्रू कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखो, प्रोटेस्ट करना और स्ट्राइक करने में अलग होता है। प्रोटेस्ट करना अलग होता है और स्ट्राइक करना अलग होता है, हड़ताल पे जाना अलग होता है, ठीक है। प्रोटेस्ट करने का मतलब पीसफुली आप
किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सोसाइटी को ये बता सकते हो कि ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, स्ट्राइक करने का मतलब क्या करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, यानी कि आपने रेल बंद कर दी, ट्रेन बंद करवा दी, ठीक है, और वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ताला लगवा दिया, कंपनी बंद करवा दी, तो ये स्ट्राइक होता है। लेकिन स्ट्राइक से नुकसान होता है, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी आपको स्ट्राइक की परमिशन नहीं है। आपको जो परमिशन है वो पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन है। लेकिन बाहर के कंट्री जैसे चाइना, जापान, यहाँ पे तो आपको प्रोटेस्ट करने का भी परमिशन नहीं है। जापान में है पर चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पीसफुली, यहाँ पे देखो पीसफुली एंड विदाउट आर्म, राइट, यानी कि आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हो, यानी आप जमा हो सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के, और पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था। एक बार अगर आपको याद होगा 2012 या 2013 में आसाम में कुछ वायलेंस हुआ था अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेटिंग बांग्लादेशी पीपल के अगेंस्ट में। वहाँ के जो बोडो कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्होंने क्या किया था कि कुछ बांग्लादेशीज को मार दिया था। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इलीगल बांग्लादेशी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इस बात का प्रोटेस्ट करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने आज़ाद मैदान में परमिशन मांगी। तो उन्होंने जो परमिशन लेते टाइम ये बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है बहुत कम रखी थी। लेकिन बाद में वो प्रोटेस्ट क्या हुआ, वायलेंट हो गया। लोग वहाँ पे पत्थर, हथियार ये सब चलाने लगे, और उसमें बहुत सारे पुलिस वालों को भी लगी, उनको भी मारा गया, और वुमन कांस्टेबल थी उनके साथ भी बदसलूकी की गई। और यहाँ तक कि वहाँ पे एक अमर जवान का ये था, उसको भी तोड़ दिया गया। ठीक है, जो अमर जवान का एक ये था उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने, यानी कि जो वहाँ की महाराष्ट्र पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो ये पाया कि स्टेशन पे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लोग वहाँ पे हथियार के साथ वहाँ पे जमा हो रहे हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि जो ये फंडामेंटल राइट है पूरी तरह से उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो परमिशन ली थी वो पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन ली थी। लेकिन जब वो हथियार के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने उनका ये क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं बोला गया है कि आप हथियारों के साथ आओगे, राइट, विदाउट आर्म बोला गया है। लेकिन उनका जो इंटेंशन था पहले से ही गलत था, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, राइट। यहाँ पे बोला गया है कि सभी के पास फंडामेंटल राइट है कि वो क्या कर सकता है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है, राइट। जैसे कि रिक्शा यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, रेलवे मजदूर संघ यूनियन, इवन आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी भी है वो भी तो एक एसोसिएशन है। बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, भी क्या ग्रुप है ना। और जितने भी, अगर आपको एसोसिएशन ऐसा ग्रुप बनाना है, एसोसिएशन बनाना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जब तक रजिस्टर नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए जो भी एसोसिएशन बनाया जाता है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपके पास सभी के पास फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपनी अपनी यूनिटी बना ले, गुजराती समाज, मराठी समाज जो भी है बना सकते हैं। लेकिन हर एसोसिएशन जो बनता है उसका एक लॉ बुक होती है, एक बुक ऑफ लॉ होती है, जिसको वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि उस ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो ग्रुप का लॉ होता है। उसमें क्या लिखा होता है कि ये ग्रुप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें इलेक्शंस कितने टाइम पे होंगे, ठीक है। और हर एसोसिएशन को उस अपनी लॉ बुक के हिसाब से चलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बीजेपी जो पार्टी है ये भी एक एसोसिएशन ही है ना। अब बीजेपी ने लिख के रखा है कि हमारा जो चेयरमैन होगा वो हमेशा इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होगा, और जो इलेक्शन होगा वो हर साल होगा। और अगर सपोज करो ये इलेक्शन एक साल नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो आपकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर सकती है, क्योंकि आपने जो लॉ है उसके हिसाब से आप नहीं गए। इसलिए आप देखोगे हर पार्टी में, अभी रिसेंटली देखो कांग्रेस की पार्टी में भी इलेक्शन हुआ चेयरमैन के लिए, और फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन चुना गया। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप हर सभी को आपका जो एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि जब भी आप एसोसिएशन बनाओगे तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कि रेलवे मजदूर यूनियन, ठीक है, सपोज करो इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया
रेलवे मजदूर यूनियन ने जो अपना जो ये बनाया है, रेलवे मजदूर यूनियन ने जो अपना एसोसिएशन बनाया है, इसका ये अपने ऑब्जेक्टिव में ये नहीं लिख सकते कि हम लोग ने ट्रेन को रोकने के लिए उसको, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन उसको डिस्टर्ब करने के लिए बनाया, हम लोग ने एसोसिएशन बनाया। वो क्या बोलेंगे, हम लोग ने जो एसोसिएशन बनाया है ये हम लोग ने रेलवे के मजदूरों के डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बनाया है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि जो एसोसिएशन बनेगा वो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वो एसोसिएशन अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगा। अगर कोई एसोसिएशन अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलता है तो उसको डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि हर फंडामेंटल राइट के साथ क्या है, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। हर फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या है, एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगा, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, टू मूव फ्रीली टू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटरी में आप कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप इंडियन टेरिटरी पे कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ठीक है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि आपके फंडामेंटल राइट जो दिया गया है उसमें कैसा है, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है। तो फ्रीली मूव करने का मतलब ये नहीं है कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई आर्मी बेस है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पे आप फ्रीली मूव कर पाओगे, नहीं। यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट है उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 19E, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके साथ आपके पास एक और फंडामेंटल राइट है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, इंडियन टेरिटरी में। लेकिन जैसे कि मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके सेटल नहीं हो सकते, ठीक है। आप प्रेसिडेंट हाउस में जाके सेटल नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 19F, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, राइट। कहने का मतलब क्या है, आपका जो हर इंसान के पास ये राइट्स है, ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपना प्रोफेशन चुन सकता है। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन सकता है, उसको कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर, यानी कोई भी प्रोफेशन वो चूज कर सकता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग पैडलर बनेगा, डेकॉइट बनेगा, ठीक है, वो मर्डरर बनेगा, सुपारी किलर बनेगा। सो ऐसा नहीं, ऐसा वो वही प्रोफेशन को फॉलो कर सकता है जो कि लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने देखा तो आर्टिकल नंबर 19 आपको 6 फंडामेंटल राइट्स देती है। पहला जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सेकेंड है आप असेंबल हो सकते हो जिसको आप प्रोटेस्ट बोलते हो, थर्ड इज व्हाट, आप एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ठीक है। चौथा है आप इंडिया में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। पांचवा है आप क्या कर सकते हो कि इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हो, इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं पे भी रह सकते हो, और रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या है, हर पर्सन को, इंडियन सिटीजन को ये राइट्स है कि वो अपने हिसाब से प्रोफेशन चूज करे, बिजनेसमैन बने, सर्विसमैन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बने, लेकिन वो वही बन सकता है जो कि लॉ में एक्सेप्टेबल है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उन्हीं चीज़ों को वो एज अ प्रोफेशन चूज कर सकता है। अंडरस्टैंड। सो ये थे आपके आर्टिकल नंबर 19। अब हम लोग आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 पे। आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली ये आपको उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए है जो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई क्राइम किया था और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनको उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए कन्विक्ट बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि कन्विक्ट हो गए तो उनके साथ कोई भी जाति की जाए, कुछ भी किया जाए, ऐसा नहीं कर सकते। उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि जो कन्विक्ट होगा, द ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एग्जीक्यूशन एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक सी कंपनी और कॉर्पोरेशन, ठीक है। जो कन्विक्ट हैं उनका भी कुछ फंडामेंटल राइट होता है, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं। जैसे कि पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का लॉ का मतलब ये होता है कि सपोज करो कोई लॉ बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है और आज जो डेट है
वो है आपका 28 ऑफ दिसंबर, राइट। ये आज का डेट है 28 ऑफ दिसंबर 2020। अगर आज कोई लॉ बनाया जाता है, सपोज करो आज कोई लॉ बनाया जाता है, तो ये जो लॉ होगा वो आज के डेट और आज के बाद के डेट यानी कि 28 या 28 के बाद जो भी डेट आएगा उससे एप्लीकेबल होगा। ऐसे लॉ बैक डेट से एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो आज बना है लेकिन बैक डेट से एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि 2020 में बना है लेकिन ये एप्लीकेबल कब से होगा, 2019 से होगा, ठीक है, अपना 2019 या फिर 1990 से होगा। तो ऐसे लॉ को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब ये होता है कि ये जो लॉ है वो बैक डेट से एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऐसे लॉ आप वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, यही आपका फंडामेंटल राइट्स बोलता है। नो पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी ऐसा कोई भी लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिव है उसके हिसाब से आप सजा नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करो कोई क्रिमिनल है, वो उसने 2005 में सपोज करो कोई एक क्राइम किया था, चोरी की थी, और उस टाइम पे चोरी की जो सज़ा थी आपका सपोज करो 1 ईयर का प्रिजनमेंट था, नॉर्मल प्रिजनमेंट। लेकिन 2010 में आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ में अमेंडमेंट किया और चोरी की सज़ा को 2 ईयर्स कर दिया, राइट, 2 ईयर्स कर दिया। अब क्या हुआ, इसका जो क्राइम किया था इसको 5 साल लगे, 6वें साल में आके इसका जजमेंट आता है, 2011 में जजमेंट आता है कि भाई इन्होंने चोरी की थी और इनको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप बताओ कि कौन सा सज़ा लगेगा, यानी कि 2005 में क्राइम किया था और 2010 में, उस टाइम पे जो चोरी की सज़ा थी 1 ईयर थी, लेकिन 2010 में जो चोरी की सज़ा वो 2 ईयर है। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। तो इसमें से पहला वाला पनिशमेंट उसको दिया जाएगा। क्यों, ये देखा जाएगा तो उसने चोरी कब की थी, राइट, चोरी उसने क्या की थी, 2005 में की थी, तो उस टाइम का जो भी लॉ होगा उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2011 में जजमेंट आया तो 2010 के हिसाब से उसको 2 साल की सजा होगी, नहीं, उसको 1 ही साल की सजा होगी। क्यों, क्या देखा जाता है कि जब इसने क्राइम किया था तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर क्या थे। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो नो पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ऐसा कोई भी लॉ जो अपने बैक डेट से स्टार्ट हो रहा है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि अगर किसी ने एक गलती की है तो उसके लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा उसके लिए नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसी को बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1989 में क्या हुआ था कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। शायद आपको उस टाइम पे वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो तमिलनाडु गए थे। वहाँ पे लिट्टे की फोर्सेस ने क्या किया था, लिट्टे जो प्रभाकरन के हेड थे उनकी फोर्सेस ने क्या किया था, उनको बम ब्लास्ट से उड़ा दिया था। तो उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था और गवर्नमेंट ने क्या किया था, यानी कि जो कोर्ट है उन्होंने उसको कन्विक्ट पाया था उसमें कि उनमें वो लोग इन्वॉल्व थे। और वहाँ पे जो जजमेंट है ये आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि उनको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दे देनी चाहिए, ठीक है। अब 1992 में डिक्लेयर हो गया था कि उनको फांसी हो जाएगी, जजमेंट भी आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको फांसी उस टाइम पे नहीं दी। और फाइनली क्या हुआ, 2017-18 में आके गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उनको फांसी देने वाली थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और बोला कि आप इनको फांसी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते फांसी, क्योंकि जो मर्डर किया था, जब उन्होंने मर्डर किया था 1989 में, तब उसके बाद से 2 या 3 साल में उनको फांसी दे दी जाती तो ठीक था। लेकिन आप सोचो कि 1989 से वो लोग जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिला है, और 2017-18 में यानी कि अप्रॉक्सीमेट 27-28 ईयर्स का टाइम गुजर गया और अभी तक उनको फांसी नहीं दी गई। यानी कि ऑलरेडी वो लोग इतने सालों तक, यानी कि 27-28 साल तक उन्होंने जेल में बिताया, राइट। अब जेल में बिताया उन्होंने, तो वो भी तो एक तरह की सजा ही हुई है ना, वो भी तो एक तरह का पनिशमेंट ही है, जेल काटना भी तो एक पनिशमेंट ही है। तो ऑलरेडी आपने क्या किया है, कुछ पनिशमेंट, यानी कि आपने एक मर्डर की सजा तो आपने पहले ही दे चुके हैं। उसके बाद अगर आप फांसी दोगे तो एक ही गलती के लिए उनकी वो 2 सजा मिल रही है कि नहीं, राइट। एक ही गलती के लिए उनको 2 बार सजा मिल रही है। क्यों, क्योंकि पहले तो 30 साल तक जेल काटे, उसके बाद फिर फांसी दो, ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एक बार ये फिर एक बार ये। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इनकी जो सज़ा है
उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको फांसी नहीं हो सकती, अब ये जब तक जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक जेल में रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो डबल जेओपार्डी का मतलब होता है एक गलती के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, दूसरी बार सजा नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा अपने अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखो, कंसीडर किया जाएगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आज मैं जाके जज के सामने किसी कोर्ट में जाके ये बोलता हूँ कि मैंने मर्डर किया है तो मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मुझे खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने मर्डर किया है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी बंदा अपने अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है तो उसको कंसीडर, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यही रीज़न है कि अगर आप किसी ने मर्डर किया है तो पुलिस वालों को क्या करना पड़ता है, उसको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है सबूतों के साथ, यानी कि एविडेंस के साथ क्या करना पड़ता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और अदर अपोजिशन पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है। अब एविडेंस लाओ कि इन्होंने मर्डर किया, इवन मैं खुद बोलूँगा कि मैंने मर्डर किया तो उनको जो जज है वो मुझसे बोलेगा कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने मर्डर किया है। यानी कि कोई भी बंदा अगर अपने अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट देता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा हिंदी मूवीज़ में होता है कि आदमी जब उसको क्राइम पकड़ के लाया जाता है तो उसको बहुत मारा जाता है और बोला जाता है कि एक्सेप्ट करो कि आपने ये किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेता है तो बाद में फिर से उसको कोर्ट में कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और जब जज पूछता है कि आपने काम किया तो मना कर देता है, बोलता नहीं ये तो मुझे मार रहे थे इसलिए मैंने ये एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेंस का एक कंसिडरेबल की तरह एक कंसीडर करने के थ्रू ऐसा किया जाता है। अब आप सोचते रहो कि फिर भी जेल में तो मारते हैं, जेल में मारते हैं एक्चुअली पुलिस के ऊपर मारते इसलिए है क्योंकि पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अब उनको किसी भी तरह से प्रूफ करना है कि इसने ही किया है। ठीक है, क्राइम तो पुलिस मारती है एविडेंस के लिए कि बताओ मुझे कि तुमने उस टाइम पे कहाँ थे, इस टाइम पे कहाँ थे, होटल में कहाँ थे। इस तरह से क्या होता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा तो वो क्या किसी भी तरह से अपने अगेंस्ट में कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो उसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो यहीं पे है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसको आप देख सकते हो, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा। आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Every single day, I'm gonna make